हेलो, हाय, वेलकम, नमस्ते। मेरा नाम है ऋतिक और हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है इंटरमीडिएट मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो जिनके पास भी सेमेस्टर 4 में ये वाला सब्जेक्ट है उसके लिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। और भाई इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स प्रिपेयर हो चुके हैं। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने वो इस नंबर पे जाए 9667836336 यहाँ पर जाके नोट्स परचेज कर सकते हैं। अब हम आते हैं आज के कंसेप्ट के ऊपर जहां पे हम बात करेंगे द एक्सपेक्टेशंस के बारे में। यानी कि देखो हमारे इस कंप्लीट लेसन में दो टॉपिक थे। एक तो क्या फिलिप्स कर्व जिसके ऊपर हम बात कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में, एंड द थ्योरी ऑफ एक्सपेक्टेशंस की एक्सपेक्टेशंस क्या होती हैं, ठीक है, और कैसे ये हमारे इकोनॉमी को अफेक्ट करती हैं। और एक बात तो दोनों में आपस में बहुत तगड़ा रिलेशन है। जो फिलिप्स कर्व है ना, उन्होंने ये बात समझाई थी हमें कि इकोनॉमी को कहीं ना कहीं जो कंज्यूमर है, जो प्रोड्यूसर है, जो गवर्नमेंट है, उसकी एक्सपेक्टेशंस डिराइव करती हैं और अफेक्ट करती हैं। आज हमें उन्हीं एक्सपेक्टेशंस को डिस्कस करना है। तो एक्सपेक्टेशन का मतलब क्या होता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। जो हमारी सोच होती है ना, कंज्यूमर की हो चाहे वो प्रोड्यूसर की हो, ठीक है, तो उससे चाहे वो गवर्नमेंट की हो, तो वो जो इकोनॉमी को अफेक्ट करते हैं ना फ्यूचर में होने वाले उस इवेंट को जो सोचते हैं वो लोग, उसको क्या बोलते हैं, एक्सपेक्टेशंस। सपोज करो, ठीक है, एक कंज्यूमर वो ही सोचता है कि फ्यूचर में किसी चीज की प्राइस बढ़ने वाला है, तो वो करता क्या है, वो आज डिमांड इंक्रीज कर देता है। आई बात समझ में, ताकि फ्यूचर में जब प्राइस राइज करे तो उसका इफेक्ट उसके ऊपर ना पड़े, ठीक है, इसलिए वो आज डिमांड राइज कर देता है, आज उस चीज को खरीदना शुरू कर देता है। आई बात समझ में, क्या बोलते हैं, एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, तो एक्सपेक्टेशन मतलब क्या है कि फ्यूचर में होने वाले इवेंट्स का प्रभाव आज क्या पड़ने वाला है हमारे इकोनॉमिक्स के ऊपर, हमारे इकोनॉमी के ऊपर, उसको क्या बोलते हैं, एक्सपेक्टेशंस। अब यहां पर देखो, इकोनॉमिक एजेंट्स मेक जजमेंट्स। जो इकोनॉमिक एजेंट्स हैं, एजेंट कौन होते हैं, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट, ठीक है। तो जो इकोनॉमिक एजेंट्स हैं मेक जजमेंट्स एंड जनरेट एक्सपेक्टेशंस। एक तो वो जजमेंट बनाते हैं और जनरेट करते हैं क्या, एक्सपेक्टेशंस, ठीक है, रिगार्डिंग इकोनॉमिक वेरिएबल्स। किसको लेके, इकोनॉमिक के वेरिएबल्स को लेके कि इकोनॉमिक लेवल पे फ्यूचर में किस किस तरह के चेंजेस आने वाले हैं, इंक्लूडिंग प्राइसेस, प्राइस को लेकर क्या चेंज आने वाला है, डिमांड को लेकर क्या चेंज आने वाला है, गवर्नमेंट पॉलिसी क्या बनाने वाली है, एटसेट्रा। ठीक है, तो अ प्रोड्यूसर माइट प्रिपेयर टू इनहेंस हिज प्रोडक्शन कैपेसिटी इफ द एंटिसिपेट्स द डिमांड फॉर हिज गुड्स विल राइज इन अपकमिंग ईयर। फॉर एग्जांपल दे रखा हमने ये, एक प्रोड्यूसर को देखो, प्रोड्यूसर क्या सोचता है, अगर प्रोड्यूसर को लगता है कि फ्यूचर में उसके गुड्स या सर्विसेज की डिमांड बढ़ने वाली है, तो क्या करता है, अपने प्रोडक्शन को राइज कर देता है। ऐसा क्या है, उसका एंटीसिपेशन। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अ प्रोड्यूसर माइट प्रिपेयर टू इनहेंस हिज प्रोडक्शन। वो अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाना शुरू कर देता है, प्रोडक्शन कैपेसिटी को, इफ ही एंटीसिपेट, इसका मतलब क्या होता है, प्रेडिक्ट करना, एंटीसिपेट मानना, एंटीसिपेट दैट डिमांड फॉर हिज गुड्स विल राइज इन अपकमिंग ईयर। ऐसा मैंने प्रीवियस वीडियो में समझाया था कि अगर प्रोड्यूसर को यह लगता है कि फ्यूचर में जो चीजों की प्राइस है वो हाई होने वाला है, वो तो वो अपनी चीजों को, अपनी गुड्स को, अपनी सर्विसेज को स्टॉक करना शुरू कर देता है, इनके अपने पास इकट्ठा करना शुरू कर देता है। और जैसे प्राइस बढ़ता है वो उन स्टॉक्स को क्लियर करना शुरू कर देता है, उसे बेचना शुरू कर देता है, ताकि उसे क्या मिले, मैक्सिमम प्रॉफिट मिले। ठीक है, अब यहां देखो, अब इसके बाद क्या आता है, प्रोड्यूसर में टेक इनटू अकाउंट द फॉलोइंग नंबर ऑफ वेरिएबल्स। फॉलोइंग नंबर ऑफ वेरिएबल्स अफेक्ट करते हैं। देखो एक सिंपल सी बात है, जरूरी ना कि जो एक्सपेक्टेशन सोच रहे हैं वैसा ही हो। अगर वैसा ही हुआ तो हम प्रॉफिट में हो जाएंगे, लेकिन अगर वैसा नहीं हुआ और वो हमारे अगेंस्ट चला गया तो हमें क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। सपोज करो एग्जांपल देता हूं, इसी वाले एग्जांपल का, कि प्रोड्यूसर को लग रहा है, क्या लग रहा है, कि उसके प्रोडक्ट की, उसके सर्विसेज की, उसके गुड्स की डिमांड बढ़ने वाली है, तो प्रोडक्शन को राइज कर देता है। लेकिन सपोज करो इसका उल्टा हो गया, डिमांड बढ़ी नहीं, डिमांड कम हो गई। अब डिमांड कम होने की वजह से क्या होगा, जो उसके गुड्स है, ठीक है, जो उसने बना रखे थे एक्स्ट्रा, ताकि वो एक्स्ट्रा डिमांड को फुलफिल कर पाए, ठीक है, तो भाई वो तो वहां पे गुड्स रखे जाएंगे उसके पास, तो उसको क्या बोलते हैं, अनसोल्ड स्टॉक्स। अनसोल्ड स्टॉक्स। और ध्यान रखना, अनसोल्ड स्टॉक अगर बचे हैं ना किसी भी कंपनी के पास, किसी भी फर्म के पास, अनसोल्ड स्टॉक्स लॉस के बराबर काउंट किए जाते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक लॉस की तरह ट्रीट किया जाएगा। अब आगे समझो, तो प्रोड्यूसर में टेक इनटू अकाउंट द फॉलोइंग नंबर ऑफ वेरिएबल्स। तो इन बातों का ध्यान रखता है। पहला, पोटेंशियल एडवांसमेंट इन प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। वो ध्यान देता है कि अगर मुझे प्रोडक्शन बढ़ानी है तो टेक्नोलॉजी में किस लेवल पे चेंज आ रहा है। मतलब क्या, प्रोड्यूसर ये ध्यान रखते हैं कि बगल वाली जो फर्म है, बगल वाला जो प्रोड्यूसर है, वो किस तरह की फीचर्स दे रहा है, वो किस तरह के प्रोडक्ट, वो किस तरह की सर्विस दे रहा है, वो किस तरह की मशीनरी यूज कर रहा है, ठीक है, ताकि उसकी कॉस्ट कम से कम आए। तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए प्रोड्यूसर जो है ध्यान देते हैं किस चीज पे, पोटेंशियल एडवांसमेंट ऑफ प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी।
अब इसका इफेक्ट क्या था वो समझते हैं। इफेक्ट पड़ता है इसका, मशीनरी करंटली इन यूज एब्सोलेट। इसका मतलब है कि जो मशीनरी हम अभी यूज करते हैं क्या होती है, खत्म हो जाती है, खराब हो जाती है, ठीक है, कबाड़ बन जाती है वो मशीनरी। दूसरा क्या होता है, द इमरजेंस ऑफ न्यू सब्स्टिट्यूट्स दैट माइट अफेक्ट डिमांड फॉर द आउटपुट, कि उसमें ये भी देखना होता है कि मार्केट में कोई नया सब्स्टिट्यूट तो नहीं आ रहा, क्योंकि अगर लोगों के पास सस्ते रेट पे अगर वही सेम सर्विस वही सेम गुड्स मिलेंगे तो हो सकता है उसकी डिमांड कम हो जाए और उसके जो कंज्यूमर्स हैं वो दूसरी कंपनी के पास क्या हो जाए, शिफ्ट हो जाए। तो ये भी देखता रहता है कि मार्केट में कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल ना हो सेम प्राइस पे और सेम लेवल ऑफ फीचर्स पे। अब बस समझ में, तो इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो लोग सिंपल सी बात है, कंज्यूमर किससे मतलब है, सस्ती चीज मिले सेम फीचर्स के साथ मिले, तो जो सी कंपनी सस्ती चीज प्रोवाइड करेगी उनके पास क्या हो जाएंगे, चले जाएंगे। आई बात समझ में, तो ये चीज हो गई। तीसरा हमारे पास क्या आता है, चेंजेस इन द गवर्नमेंट, इंडस्ट्रियल, लेबर, ट्रेड, टैक्स पॉलिसीज दैट अफेक्ट रेवेन्यू एंड कॉस्ट। अब गवर्नमेंट की इंडस्ट्री मतलब गवर्नमेंट जो लॉज बनाती है, जो पॉलिसी बनाती है, उसमें कोई चेंज कर दे। हो सकता है गवर्नमेंट किसी इंडस्ट्री को बैन ही कर दे। सपोज करो आज हमारे इंडिया में बहुत सारी टबैको कंपनीज हैं, चाहे अल्कोहल बेवरेजेस बनाने वाली कंपनीज हैं, ठीक है, जो अल्कोहलिक ड्रिंक्स वगैरह बनाती है, और उन सारी कंपनीज को गवर्नमेंट बैन कर दे, ठीक है, तो दिक्कत क्या होगी, उन सबका रिवेन्यू खत्म, सबका धंधा ठप हो जाएगा। आई बात समझ में, तो ये सारी दिक्कतें आती है। तो गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल लेवल पर कोई चेंज नहीं आए, लेबर को लेकर कोई चेंज नहीं आए, ट्रेड को लेकर कोई चेंज नहीं आए, टैक्स पॉलिसी बढ़ा दे, मतलब टैक्स बढ़ा दे लोग किस पे, प्रोड्यूसर्स पे, तो इस तरीके से क्या होगा, उनकी कॉस्ट और उनका रिवेन्यू दोनों ही क्या हो जाएंगे, अफेक्ट हो जाएंगे। आए बात समझ में, तो इन सारी बातों का प्रोड्यूसर्स को ध्यान रखना पड़ता है। अब यार फोर्थ पॉइंट फोकस करो। फोर्थ पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, वॉर्स या फिर ट्रेड एम्बर्गोज एंड शिफ्टिंग इंटरनेशनल रिलेशन। इसका मतलब है कि इस तरह का वॉर हो गया, ट्रेड पे रोक लगा दी, शिफ्टिंग इंटरनेशनल रिलेशन में कोई ना कोई दिक्कत आ गई, ठीक है, दैट माइट अफेक्ट प्रोडक्शन एंड सेल पॉसिबिलिटीज। इस तरीके से भी दिक्कत आ सकती है। सपोज करो कंट्री में वॉर हो गई, इकोनॉमी लेवल पर डाउन हो गया। अब जब एक सिंपल सी बात है, जब वॉर होती है तो इकोनॉमी में क्या आता है, क्राइसिस आता है, और जब इकोनॉमी में क्राइसिस आएगा चीजों की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और जब चीजों की डिमांड कम होगी तो सिंपल सी बात है, अगर किसी प्रोड्यूसर ने, किसी फर्म ने एक्स्ट्रा गुड्स या फिर सर्विसेज बनाई होंगी, उनकी डिमांड भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो उन्हें क्या होगा, लॉस होगा। तो इन सारी बातों का भी ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। ट्रेड में किसी तरह की रुकावट ना आए। फॉर एग्जांपल देता हूं, कुछ दिनों में हमारे जो रिलेशन है वो चाइना से खराब हो गई, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, चाइनीज चीजों को बैन कर दिया। तो जो प्रोड्यूसर डिपेंडेंट थे चाइनीज रॉ मटेरियल पे, ठीक है, या फिर चाइनीज इंडस्ट्रीज पे, वो सब क्या हो गए, ठप हो गई। अब बस समझ दिक्कत आई, ठीक है। इंटरनेशनल रिलेशंस ना बिगड़े हो किसी कंट्री के साथ, उससे भी इफेक्ट होता है। अब आएगा था हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट। तो ये सारे वो पॉइंट थे जिसके जरिए कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशंस में प्रभाव पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है। अब आता है हमारे पास दूसरा पॉइंट है अ वर्कर में, अब मतलब हमें समझना वर्कर के पॉइंट ऑफ व्यू से, अ वर्कर में रिक्वेस्ट अ राइज इन पे if he anticipate that the demand for labor will be slightly higher in upcoming months and vice versa। देखो एक जो वर्कर है ना, वो रिक्वेस्ट करता है किसी को कि उसकी पेमेंट को बढ़ा दिया जाए, जब उसे क्या लगता है, उसे लगता है इफ ही एंटिसिपेट्स दैट द डिमांड फॉर लेबर विल बी स्लाइटली हायर, कि लेबर्स की डिमांड फ्यूचर में बढ़ने वाली है। और सिंपल सी बात है, अगर लेबर की डिमांड बढ़ेगी तो वेज रेट भी बढ़ना चाहिए, वेज रेट भी बढ़ेगा। आई बात समझ में, तो ये एंड वाइस वर्सा का मतलब क्या है कि इसका उल्टा भी सकता है कि अगर लेबर को लग रहा है नहीं भाई मैं तो जब मर्जी जॉब से निकाला जा सकता हूं, क्योंकि जॉब मार्केट में लेबर्स की डिमांड क्या है, बहुत कम है, ठीक है, और लेबर्स बहुत ज्यादा हैं, तो इसका मतलब क्या है कि या तो इसी प्राइस पे काम करता रहूं, वरना अगर प्राइस बढ़ाने की बात करी ना तो मालिक इस जॉब से भी निकाल देगा। आई बात समझ में, तो ये दिक्कतें हो सकती हैं। फिर आता है एडिशनली इफ अ वर्कर एंटिसिपेट दैट द कॉस्ट ऑफ गुड्स, ये तुमने बात करी किसकी, रिलेशन की बात करी हमने, वेज की किसके साथ, लेबर डिमांड के साथ। अब मैं बात कर रहा हूं वर्कर एंटिसिपेट दैट द कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विल राइज, मतलब क्या कि जो कॉस्ट ऑफ गुड्स है और सर्विसेज है वो अगर बढ़ते हैं, मतलब उनका प्राइस बढ़ता है, मार्केट में इन्फ्लेशन आता है, तो वो लोग क्या बोलते हैं कि आप लोग मेरी वेज रेट भी बढ़ा दो, तभी तो मैं सर्वाइव कर पाऊंगा, तभी तो मैं कंजप्शन कर पाऊंगा सेम लेवल पे। आई बात समझ में, तो जब भी उसे लगता है कि फ्यूचर में गुड्स और सर्विसेज के रेट बढ़ने वाले हैं तो वो बोलता है कि मेरी इनकम को बढ़ा दो। He will seek a higher wage rate to ensure the maintenance of his actual wage rate, ताकि वो अपने एक्चुअल वेज रेट को मेंटेन कर पाए।
आई बात समझ में? तो ये हमारा था दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, किसका, एक वर्कर कैसे सोचता है। फिर आता है हमारे पास इन्फ्लेशन के बारे में। व्हेन इन्फ्लेशन इज करेक्टली प्रिडिक्टेड, अगर हम इन्फ्लेशन को करेक्टली प्रिडिक्ट कर पाते हैं तो पीपल मॉडिफाई देयर पेमेंट्स एंड रिसिप्ट। तो जो पीपल है वो अपनी पेमेंट्स का और अपने रिसिप्ट का प्रॉपर बैलेंस बना कर रखते हैं, ठीक है, कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। एक सिंपल डायलॉग मैं बहुत बार बोलता हूं कि पैसे में ये काबिलियत है कि अगर तुम आज पैसा बचाओगे तो फ्यूचर में पैसा तुम्हें बचाएगा। आई बात समझ में? तो ये दिक्कतें कब आती हैं, जब मार्केट में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा चल रहा हो, रिसेशन आ गया हो, ठीक है। अब कई लोगों का सिस्टम क्या है, जितना कमाया उतना उड़ाया, कि जो पैसा कमा रहे हैं सेव कुछ हो नहीं रहा, इन्वेस्टमेंट कुछ कर नहीं रहे, सारा पैसा उड़ा रहे हैं। तो जब फ्यूचर में प्रॉब्लम आएगी ना, सबसे पहले इनकी लाइफ में एंटर करेगी, ठीक है। कोई पैंडेमिक आएगी, इनकी लाइफ में आएगी। तो इसलिए हमेशा ना, क्योंकि हर टाइम पर जरूरत नहीं है ना कि आपको लोन मिल भी जाए, मार्केट के अंदर पैसा मिल भी जाए, तो आपके पास खुद के पास एक फंड बैलेंस, इमरजेंसी फंड हमेशा मौजूद रहना चाहिए। तो वही बात यहां पर लिखी हुई है कि व्हेन इन्फ्लेशन इज करेक्टली प्रिडिक्टेड पीपल मॉडिफाई देयर पेमेंट्स। तो पीपल अपनी पेमेंट्स को, रिसिप्ट को मॉडिफाई कर लेते हैं टू अकाउंट फॉर द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, ताकि वो इन्फ्लेशन रेट को बीट कर पाए। वो ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करेंगे जहां पे क्या मिले, उन्हें पैसा फालतू मिले, इंटरेस्ट ज्यादा मिले, पैसा ज्यादा रेट से ग्रो करे। क्योंकि अगर सिंपल सी बात है, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट किसी भी ऐसी जगह है जहां पे वो इन्फ्लेशन रेट को भी बीट नहीं कर पा रहा, तो आपका पैसा डिक्रीज हो रहा है टाइम के साथ, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन कॉजेज इनकम टू बी रीडिस्ट्रीब्यूटेड, कि अगर अनएक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन क्या है, अनएक्सपेक्टेड है, कॉजेज इनकम टू बी रीडिस्ट्रीब्यूटेड, कि इनकम को रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाए अमंग इनकम ग्रुप्स में। द वेज अर्निंग ग्रुप्स दैट हैव अ फिक्स्ड नॉमिनल पे। अब जो वेज अर्निंग ग्रुप होता है, इनके पास तो एक फिक्स पैसा आता है, ठीक है, कि महीने का इतना पैसा आएगा, ठीक है, हैव अ फिक्स्ड नॉमिनल पे, आर टिपिकली द लूजर्स एज द रियल वेजेस डिग्रेड ओइंग टू द एन इंक्रीज इन प्राइसेस। इसका मतलब क्या है, ये पॉइंट ये कहना चाह रहा है कि जब भी मार्केट में प्राइसेस हाई होते हैं, सबसे ज्यादा लॉस किनको होता है, जो वेज वेजिंदा है, जिनको वेजेस मिलती हैं, क्योंकि उनका वेजेस तो फिक्स है, उनके पास एक नॉमिनल पैसा मिलता है, और चीजों के रेट फटाफट बढ़ रही हैं, और जब चीजों के रेट फटाफट बढ़ेंगे, सबसे ज्यादा इफेक्ट किनको होगा, उनको जिनकी सैलरी नहीं बढ़ती है, उनका वेज ऑलमोस्ट फिक्स रहता है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं टाइप्स ऑफ एक्सपेक्टेशन टाइप की, तो एक तो होता है अडेप्टिव, कि जिसको हम अडेप्ट कर पाए, समझ पाए, उसमें आपको ढाल पाए, उसकी बात करेंगे आने वाली वीडियो में, ठीक है। और दूसरा होता है हमारा रैशनल यानी कि समझदारी से एक्सपेक्ट करना, यानी कुछ भी प्रेडिक्ट कर लिया, कुछ भी एक्सपेक्ट कर लिया, उसके चक्कर में लॉस करवा लिया। आई बात समझ में? तो एक्सपेक्ट भी समझदारी से करना पड़ता है भाई, फ्यूचर प्रेडिक्शन का मामला है ना। अगर आप सही रहे तो बहुत बढ़िया, आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट, लेकिन गलत हो गए तो लॉस कंज्यूमर को हो सकता है, तो लॉस प्रोड्यूसर को भी हो सकता है। तो प्रेडिक्शन भी ध्यान से करनी पड़ती है, एक्सपेक्टेशन भी ध्यान से करनी पड़ती है। तो इसलिए हम समझेंगे आने वाली वीडियो में दो टाइप्स की एक्सपेक्टेशंस को, एक अडेप्टिव और दूसरा जो हमने समझा है यहाँ पे रैशनल, यानी कि समझदारी से कैसे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आई बात समझ में? मिलेंगे भाई फिर अगली वीडियो में, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। और उम्मीद है आपको एक्सपेक्टेशन का हर एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। आई बात समझ में? फिर भी कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी रह जाए, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में, जहां पे हम बात करेंगे दो तरह की एक्सपेक्टेशंस की और विद द हेल्प ऑफ इक्वेशंस। तब तक के लिए भाई, अब जिसको जो उतारना उतार सकता है, मैं बोर्ड के सामने से।